बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली तारीखी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। उस वक्त रिमांड नाम का एक सलीबी त्रिपोली का हुक्मरान था। ये वही इलाका है जो आज लबनान कहलाता है। दूसरे सलीबी हुक्मरान यरूशलेम और गिरदुनवा में थे। नूरुद्दीन जंगी की वफात पर वो सब बहुत खुश थे। वो एक कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। उन्होंने अपने मंसूबों पर नजरसानी कर ली थी। इसके मुताबिक फरंगियों का एक कमांडर सीजर अपनी फौज हलब तक ले गया। हलब का अमीर शमसुद्दीन था। सीरीज ने इसे पैगाम भेजा कि वो हलब इसके हवाले कर दे या सुलहनामे पर दस्तखत करके तावान अदा करे। शमसुद्दीन ने इस डर से सलीबियों के आगे हथियार डाल दिए कि दमिश्क और मूसल के उमरा उसे जंग में उलझा हुआ देखकर इसकी ममलकत पर कब्जा कर लेंगे। इस एक ही कामयाबी से सलीबी दलेर हो गए। वो जान गए कि ये मुसलमान उमरा एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन हैं। चुनाचे उन्होंने जंग के बगैर ही मुसलमानों को तय करने का मंसूबा बना लिया था। इन्हें खतरा सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से था। वो सुल्तान अय्यूबी के किरदार से आगाह थे। इन्हें डर ये था कि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क या इन इलाकों में कहीं भी आ गया तो वो तमाम उमरा को मुर्तद कर लेगा। चनाचे वो उमरा को बहुत जल्दी अपने इत्तेहादी बना लेने की कोशिश कर रहे थे। रिमांड ने खलीफा अल मलकुल सालेह को एक एलची के जरिए तहाइफ के साथ ये पेशकश भी भेज दी थी कि वो उसे जरूरत के वक्त फौजी मदद देगा। इस्लाम की बका और आबरू कच्चे धागे से लटक रही थी। उसका दारोमदार सुल्तान अय्यूबी के इक़दाम पर था। एक साथ जो गुजर जाती थी इस्लाम को तबाही के करीब ले जाती थी। सुल्तान अय्यूबी काहरा में अली बिन सफियान का इंतजार कर रहा था। उसे अली बिन सफियान की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फैसला करना था। वो बगदाद, दमिश्क और यमन वगैरह पर फौज कुशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। इसके लिए मुश्किल ये थी कि मिस्र के अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे और फौज कम थी। वो मिस्र से ज्यादा नहीं बल्कि कम से कम फौज अपने साथ ले जा सकता था और यही एक खतरा था जो उसे परेशान कर रहा था कि इतनी कम फौज से वो क्या कामयाबी हासिल कर सकेगा। इसके बावजूद उसने फौज कुशी के सिवा कोई दूसरा इकदाम सोचा ही नहीं था। वो दिन में एक दो बार अपने मकान की छत पर जाकर उस सिमत देखा करता था जिस सिमत से अली बिन सफियान को आना था। वो उफ्क पर नजरें गाड़ देता था। एक रोज उसे उफ्क पर गर्द के बादल नजर आए जो जमीन से उठे और ऊपर उठते और फैलते गए। सुल्तान अय्यूबी ऊपर ही खड़ा रहा। गर्द का बादल आगे ही आगे आता गया, फैलता गया और फिर इसमें से घोड़ों और ऊंटों के हिवल्ले नजर आने लगे। वो अली बिन सफियान का ही काफिला था। उसने रास्ते में बहुत थोड़ा पड़ाव किया। उसे जब काहरा के मीनार नजर आने लगे तो उसने ऊंट और घोड़े दौड़ा दिए। उसे एहसास था कि गुजरते हुए लम्हों की कीमत क्या है और उसके इंतजार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सोता भी नहीं होगा। फिर वो लम्हा आ गया जब गर्द से अटा हुआ अली बिन सफियान सुल्तान अय्यूबी के सामने खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे नहाने धोने की मोहलत ना दी। वो खबरें सुनने के लिए बेताब था। उसके लिए खाना वगैरह वहीं लाने का हुक्म देकर उसे दफ्तर ले गया। अली बिन सफियान ने उसे तफसीली रिपोर्ट दी। नूरुद्दीन जंगी की बेवा का पैगाम, उसके जज्बात और तासरात सुनाए। सलार तौफीक जवाद से जो बात हुई थी वो सुनाई और आखिर में बताया कि वो दमिश्क से एक तोहफा लाया है। ये तोहफा 4 सलीबी जासूस मर्द और 4 लड़कियां थी। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा, मैं शाम से पहले कुछ कीमती मालूमात इन लोगों से हासिल कर लूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फौजी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, करनी पड़ेगी और हम जरूर करेंगे। अली बिन सफियान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि खाना जंगी नहीं होगी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने 2 ऐसे फौजी मशीर को बुलाया जिन पर उसे कुल्ली तौर पर इत्मीनान था। वो आए तो उसने उन्हें कहा, मैं तुमसे अब जो भी बात करूं वो अपने सीने में उतार लेना। तुम दोनों के अलावा अली बिन सफियान तीसरा आदमी होगा जो इस राज से वाकिफ होगा। उसने उन्हें दमिश्क और दीगर तमाम इस्लामी रियासतों और जागीरों के हवालों को वाइफ सुनाए। अली बिन सफियान की लाई हुई रिपोर्ट सुनाई और कहा,
اللہ کی فوج اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرتی ہے۔ امیر اور خلیفہ کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، لیکن امیر اور خلیفہ ہی اللہ کے عظیم مذہب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہو جائیں تو اللہ کے سپاہی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت رسول اللہ کی ناموس کو بچائیں۔ اگر میرا وجود ملک و ملت کے لیے خطرے اور بدنامی کا باعث بنے تو تمہارا فرض ہے کہ میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دو، یا مجھے بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں پھینک دو اور ملک میں حکام خداوندی نافذ کرو۔ آج یہی فرض ہم پر عائد ہو گیا ہے۔ ہمارا خلیفہ قومی غیرت اور وقار سے دستبردار ہو کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے جاسوسوں کو پناہ دے رہا ہے، اس کے حاشیہ بردار عیش و عشرت میں ڈوب گئے ہیں، سلطنت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ شمس الدین والی حلب نے صلیبیوں کا آگے ہتھیار ڈال کر تاوان ادا کیا اور صلح کر لی ہے، اور صلیبی عالم اسلام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم فوجی طاقت سے خلیفہ کو اس مقدس گدی سے اٹھائیں اور اسلام کی آبرو بچائیں؟ بالکل فرض ہو گیا ہے، دونوں مشیروں نے یک زبان کہا۔ اب ہمارا اقدام جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم چاروں کے درمیان راز ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان کے ساتھ اپنے سوچے ہوئے اقدام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہہ خانے میں لے گیا اور انہیں کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے، مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہا تھا تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے، ہمیں سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لے کہ ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں، سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے، ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیں گے، ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں، ان نے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، تم میرا کام آسان کر دو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی، اس تہہ خانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین زنگی کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے۔ 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی۔ یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے اور ان سے الگ ہٹ کر چھوٹا سا ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 آدمی اس خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے۔ خیمے میں سویا ہوا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے، اور جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان ایوبی کے سوار تھے۔ ان کی تعداد 700 تھی۔ سلطان ایوبی نے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائے گا۔ اگر اس کا استقبال ایک سلطان کی حیثیت سے ہوا تو زبانی بات چیت کرے گا، اور اگر مزاحمت ہوئی تو وہ اسی نفری سے مقابلہ کرے گا۔ علی بن سفیان نے اسے یقین دلایا تھا کہ خلیفہ اور عمرہ کے محافظ دستوں نے مزاحمت کی تو سالار توفیق جو اپنی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے گا۔ زنگی کی بیوہ نے یقین دلایا تھا کہ شہر کے لوگ سلطان ایوبی کا استقبال کریں گے، لیکن سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے یہ فرض کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 700 سواروں کے ساتھ جہاں جا رہا ہے وہاں کا ہر ایک سپاہی اور بچہ اس کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے رسالے یعنی گھوڑ سوار دستوں میں سے وہ 700 سوار منتخب کیے تھے جو بہت سے مار کے لڑ چکے تھے۔ ان میں چھاپا مار سوار بھی تھے جو دشمن کے حق میں مار کے لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی مہارت کے علاوہ یہ سوار جذبے کے جنونی تھے جن کی آنکھیں سلیب کا نام سرخ کر لال سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ آج کی فوجی زبان میں یہ کریکٹروپس تھے۔ کارا سے ان سواروں کو سلطان ایوبی نے رات کے وقت خفیہ طریقے سے نکالا تھا۔ وہ ایک 2 کر کے نکلے تھے اور قاہرہ سے بہت دور ایک پہلے سے بتائی ہوئی جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی بھی خفیہ طریقے سے قاہرہ سے نکلا تھا۔ صرف علی بن سفیان اور 2 خصوصی فوجی مشیروں کو اس کا علم تھا۔ سلطان ایوبی کا محافظ سب دستور قاہرہ میں اس کے گھر اور ہیڈ کوارٹر میں مستعد رہتا تھا۔ اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سلطان ایوبی یہی ہے۔ تمام یورپی اور مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سلطان ایوبی نے 700 سوار منتخب کیے، خفیہ طریقے سے شہر سے نکلا اور دمشق کو روانہ ہوا۔ قاہرہ اور گردنواں میں صلیبی جاسوس موجود تھے۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے جن میں کچھ سرکاری ملازمت میں بھی تھے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ قاہرہ سے سلطان ایوبی
और 700 सवार गायब हैं। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान यूबी दमिश्क में दाखिल होने तक अपनी नकलो हरकत को राज में रखना चाहता था। इस मकसद के लिए वो रात को सफर करता और दिन को कहीं छुप जाता था। 700 घोड़सवारों और सवारों को छिपाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुल्तान यूबी रेगजार का भेदी था। ऐसे रास्ते से जा रहा था जिधर से कोई काफिला नहीं जाया करता था और वो छुपने की जगह ढूंढ लेता था। दो यूरोपीय मौरखों ने यह भी लिखा है कि इस खुफिया सफर के दौरान वो सवारों के साथ आम सिपाहियों की तरह घुला मिला रहता, गपशप लगाता और बातों बातों में इन्हें आग के बगोले बनाता रहा। इसके साथ इन्हें समझाता रहा कि आगे के हालात क्या हैं और क्या हो सकते हैं। उसने सवारों को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं किया, कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, इन्हें खतरों से आगाह करता रहा। सुल्तान यूबी की शख्सियत और किरदार में जो जलाल था वो हर एक सवार की रूह में उतर गया और सवार उड़कर दमिश्क पहुंचने के लिए बेताब हो गए। मौरखों में अलबत्ता ये इख्तलाफ पाया जाता है कि ये 1174 का कौन सा महीना था। बाज कहते हैं कि ये जुलाई का महीना था, बाज ने नवंबर लिखा है। बहरहाल ये वाकया नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद का है। अगर वकाए नगारों की तहरीरों में छोटे छोटे वाकयात गौर से पढ़े तो मालूम होता है कि सुल्तान यूबी सितंबर के इब्तदाई दिनों में दमिश्क के लिए रवाना हुआ था। उसने मिस्र की हाई कमांड खुफिया तौर पर अपने 2 मशीरों के सुपुर्द कर दी थी। सूडान की तरफ की सरहद पर मोर्चा बंदी और दफाई इंतजाम मजीद मजबूत कर दिए थे। शमाल की तरफ बहरिया को हुक्म दिया गया था कि हर वक्त दिन और रात समंदर में दूर दूर तक कश्तियां गश्त करती रहें और जंगी जहाज बहरी सिपाहियों के साथ हर लम्हा तैयारी की हालत में रहें। सुल्तान यूबी ने अपने जानशियों से कह दिया था कि किसी भी तरफ से हमला आए तो वो उसके हुक्म का इंतजार न करें। उसने ये भी हुक्म दे दिया था कि सरहद पर दुश्मन जरा सी भी गड़बड़ करे तो शदीद किस्म की जवाबी कार्रवाई करो। हर वक्त जारहियत के लिए तैयार रहो। अगर जरूरत महसूस हो तो सूडान के अंदर जाकर मिस्र का दफा करो। सुल्तान यूबी मिस्र को अपनी फौज और खुदा के हवाले करके चोरी छुपे 700 सवारों के साथ दमिश्क जा रहा था। दमिश्क के किले पर संतरी घूम फिर रहे थे। इन्हें दूर उफ्क पर गर्द के घने बादल उठते नजर आए जो दमिश्क की तरफ आ रहे थे। वो कुछ देर देखते रहे, शायद ताजरों और मुसाफिरों का कोई बड़ा काफिला होगा, मगर ऊंट इतनी गर्द नहीं उड़ाते। ये घोड़े मालूम होते थे। गर्द बहुत करीब आ गई तो इसमें जरा जरा घोड़े नजर आने लगे और फिर ऊपर उठी हुई बर्छियों की अनियां नजर आने लगी। हर बर्छी के साथ कपड़े की लंबूतरी झंडी थी। ये बिला शुक्र शुबा कोई फौज थी और ये फौज खलीफा की नहीं हो सकती थी। एक संतरी ने नकारा बजा दिया। किले की दूसरी दीवारों पर भी नकारे बाज उठे। किले में जो फौज थी वो तैयारी की पोजीशनों में आ गई। दीवारों के ऊपर तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाल दिए। किले का कमांडर भी ऊपर आ गया। गर्द उड़ाते हुए सवार किले के करीब आ गए और हमले की तरतीब में आकर रुक गए। किले के कमांडर ने सवारों के कमांडर का झंडा देखा तो वो ठटक गया। ये सलाहुद्दीन यूबी का झंडा था। किलादार को सरकारी तौर पर बताया जा चुका था कि सुल्तान यूबी ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो इस तरफ आए तो इसे बिला रोक टोक शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। आप किस इरादे से आए हैं? किलादार ने पूछा। अगर खलीफा से मिलना है तो अपने सवार दूर पीछे ले जाएं और अकेले आगे आएं। खलीफा से कह दो कि सलाहुद्दीन यूबी बाहर बुला रहा है, सुल्तान यूबी ने बुलंद आवाज से कहा। और तुम सुन लो, मेरे सवार पीछे नहीं जाएंगे, शहर में जाएंगे। खलीफा को इतला दो कि वो बाहर ना आया तो बहुत से मुसलमानों का खून उसकी गर्दन पर होगा। सलाहुद्दीन यूबी बिन नजमुद्दीन अयूब किले के कमांडर ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि तुम्हारा एक भी सवार जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं खलीफा के हुक्म का पाबंद हूं। तुम्हारे लिए शहर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। किले के बाहर जो सिपाही पहरे पर थे उन्होंने खलीफा की तरफ एक सिपाही दौड़ा दिया था। ये उन लोगों की ड्यूटी थी कि खलीफा को खतरे से आगाह कर दे ताकि फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। उधर सुल्तान यूबी ने अपने सवारों को कुछ हुक्म दिया। सवारों ने बिजली की तेजी से हरकत की। वो और ज्यादा फैल गए। सवारों ने कमानें निकाल ली और इनमें तीर डाल लिए। उधर दमिश्क का शहर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया गया और शहर की वसील पर तीरंदाज तैयार हो गए। किलेदार यानी किले का कमांडर गालिबन खलीफा के हुक्म का या शायद अंदर से आने वाली फौज का इंतजार कर रहा था। उसने कोई कार्रवाई न की। मुकाबले के लिए वो तैयार था। खलीफा को बाहर की सूरत हाल की इतला मिल गई। वो बच्चा था। एक बार तो वो जोश में आ गया, फिर घबरा गया। इसके मशीरों ने इसका हौसला बढ़ाया और इसे हुक्म दिलवाया कि फौज बाहर निकलकर सुल्तान यूबी को घेरे में ले ले और हथियार डलवाकर सुल्तान यूबी को गिरफ्तार कर ले। इस सिलसिला में शहर के लोगों को भी पता चल गया कि सुल्तान यूबी फौज लेकर आ गया है। नूरुद्दीन जंगी की बेवा हरकत में आ गई। उसने औरतों की जो जमीन दोस्त जमात बना रखी थी वो भी सरगर्म हो गई। घर घर इतला पहुंच गई कि सुल्तान यूबी आया है। औरतें बाहर निकल आईं और खुश आमदीद सलाहुद्दीन यूबी के नारे लगाने लगी। बाद ने फूल भी इकट्ठे कर दिए। मर्द भी निकल आए।
नारों से दमिश्क गूंजने लगा। खलीफा के हाशिया बरदारों को शहरियों का यह रवैया पसंद न आया, मगर शहरियों का सलाब शहर के दरवाजे पर टूट पड़ा था। लोग शहर की फसील पर भी चढ़ गए थे और सुल्तान अय्यूबी को खुश आमदीद कह रहे थे। खलीफा और उसके हवारियों को सबसे बड़ी चोट ये पड़ी कि इन्हें ये इतला मिली कि फौज ने सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों तक तो हुक्म ही नहीं पहुंचा था। इनकार करने वाले सालार और दीगर कमांडर थे। कमांडरों में कुछ ऐसे थे जो उमरा के परवरदा थे। वो अपने दस्तों को तैयारी का हुक्म देने लगे तो खलीफा के मुखालिफ कमांडरों ने इन्हें खबरदार किया दिया कि इन्होंने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ हथियार उठाए तो इन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर शहर में घसीटा जाएगा। 3-4 कमांडरों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली। मामला खून खराबे तक पहुंचने वाला था कि जंगी की बेवा आन पहुंची। यह औरत पागलों की तरह भाग दौड़ रही थी। वो घोड़े पर सवार थी। घोड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। वो देखने आई थी कि फौज क्या कर रही है, कहीं खाने जंगी की सूरत तो पैदा नहीं होगी। उसने ये मंजर देखा कि 3-4 कमांडर तलवारें निकाले एक दूसरे को ललकार रहे थे और दूसरे बीच बचाव कर रहे थे। इनमें तौफीक जवाद भी था। जंगी की बेवा को देखते ही वो दौड़कर उस तक गया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या हो रहा है? इस अजीब मुजाहिदा ने पूछा। क्या फौज सलाहुद्दीन के इस्तकबाल के लिए जा रही है या मुकाबले के लिए? फौज नहीं जा रही, तौफीक जवाद ने जवाब दिया। हमने खलीफा के हुक्म की तामील नहीं की। ये लोग आपस में लड़ना चाहते हैं। इनमें 2 खलीफा के वफादार हैं। जंगी की बेवा घोड़े से कूदकर उतरी और इन कमांडरों के दरमियान आ गई जो एक दूसरे को ललकार रहे थे। इस औरत ने अपना सर नंगा कर दिया और उनसे चिल्लाकर कहा, बेगैर तो पहले सर को तन से जुदा करो, अपनी मां का सर इस मट्टी में फेंको, फिर काफरों की हमायत में लड़ना। तुम उन बेटियों को भूल गए हो जिन्हें काफर उठाकर ले गए। तुम अपनी उन बच्चियों को भूल गए हो जो काफरों की दरिंदगी से मर चुकी हैं। तुम किसकी हिमायत में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हो? मेरे बेटे के वफादार काफर हैं। आओ पहले मेरी गर्दन उड़ाओ, फिर अय्यूबी के मुकाबले में जाना। जंगी की बेवा के आंसू बह रहे थे, मुंह से झाग फूट रही थी। कमांडरों ने तलवारें नियामों में डाल ली और सर झुकाकर इधर उधर हो गए। क्या फौज ने हुक्मदुल्ली की है? यह खलीफा के एक मशीर की घबराई हुई आवाज थी जिसने खलीफा के दरबार में सन्नाटा तारी कर दिया। महाफिजों के दस्ते बाहर निकालो, एक अमीन ने गुस्से से कहा। जमकर मुकाबला करो। थोड़ी ही देर बाद महाफिजों के दस्ते तैयार हो गए। उस वक्त शहरियों का हजूम और ज्यादा बढ़ गया था। औरतें चिल्ला रही थी, दरवाजे खोल दो, हमारी असमतों का पासबान आया है। मर्द नारे लगा रहे थे। महाफिज दस्तों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वक्त खिलाफत का काजी कमालुद्दीन सामने आ गया। वो खलीफा के दरबार में गया। काजी की हैसियत सबसे ऊंची और काबिल एहतराम समझी जाती थी। उसने खलीफा से कहा, अगर उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजी तो शहरी इस फौज पर टूट पड़ेंगे। इससे ज्यादातर नुकसान शहरियों का होगा, खाना जंगी होगी। अपने हाथों अपने बच्चों और औरतों को मरवाने के अलावा सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि सिलबी फौज जो यहां से दूर नहीं किसी मज़ाहमत के बगैर अंदर आ जाएगी। फिर आप रहेंगे ना आपकी खिलाफत, ईंट से ईंट बच जाएगी। शरीयत का हुक्म यह है कि भाई भाई के खिलाफ नहीं लड़ सकता। जरा बाहर आकर लोगों की बेताबियां देखें, क्या आप इस तूफान को रोक लेंगे? शहर की चाबी मेरे हवाले कर दे, काजी कमालुद्दीन ने कहा। चाबी काजी के हवाले कर दी गई। उसने अपने हाथों शहर का दरवाजा खोला। शहरियों का हजूम रुके हुए सैलाब की तरह बाहर निकला। काजी कमालुद्दीन ने चाबी सुल्तान अय्यूबी के हवाले की। सुल्तान अय्यूबी ने 2 जानू होकर काजी के हाथ चूमे और उसके साथ शहर में दाखिल हुआ। और जब नूरुद्दीन जंगी की बेवा सामने आई तो सुल्तान अय्यूबी की सिसकियां निकल गई। जंगी की बेवा उससे लिपट गई और बच्चों की तरह बिलबिलाने लगी। इसकी हिचकियां थम नहीं रही थी। सुल्तान अय्यूबी के सवारों पर औरतों ने फूल फेंके, बलाएं ली और इन्हें जलूस में अंदर ले गई। किले की चाबी भी सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दी गई। वो सबसे पहले अपने घर गया। वो दमिश्क का रहने वाला था। बड़े जज्बाती अंदाज से उस पुराने से मकान में दाखिल हुआ जहां वो पैदा हुआ था। कुछ देर आराम करने के बाद उसने फौज के छोटे बड़े कमांडरों को अपने मकान में बुलाया। उनके साथ बातें करके मालूम किया कि उन पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। फौज की हालत और कैफियत पूछी और अपने अहकाम जारी किए। इसी दौरान उसे इत्तला मिली कि खलीफा अपने वफादार मशीरों, वजीरों और अमीरों के साथ लापता हो गया है। फौज के 2-3 आला हुकाम भी उसके साथ फरार हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी फौरन उठा और फरार होने वालों के घरों पर छापे मरवाए। ये घर दरअसल महाल थे। भागने वाले अपनी जानें बचाकर भाग गए थे। इनका मालो दौलत पीछे रह गया था। हरम की औरतें, रकासाएं और ऐशो इशरत का सारा सामान पीछे रह गया था। सुल्तान अय्यूबी ने इस तमाम दौलत पर कब्जा करके उसमें से कुछ बैतुल माल में दे दिया और ज्यादातर गरीबों और अपाहजों में तकसीम कर दिया। उसने खलीफा और मफरूर, उमरा वगैरह के ताक़ब की जरूरत महसूस न की। उसने मिस्र और शाम की वहदत यानी एक सल्तनत का ऐलान कर दिया।
اور اپنے بھائی تقی الدین کو دمشق کا امیر یعنی گورنر مقرر کر دیا. دوسرے حصوں کے نئے گورنر مقرر کیے اور اس سلطنت کے استحکامہ اور دفاع کے انتظامات میں مصروف ہو گیا. مگر اس کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں اسے بتا رہی تھی کہ اس کے عمرہ جو الملک الصالح کے وفادار تھے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاع سے پتہ چلتا تھا کہ صلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے. اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کے اپنے عمرہ اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کی راہ دیکھ رہے تھے. لہٰذا اس کے لیے ضرورت تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائے. یہ معمولی سی مہم نہیں تھی. دمشق کی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھا. اس نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کر دی. اسے جہاں لاننا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا. موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف بھی پڑتی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا. قاہرہ اور دمشق میں اسے ایک فرق نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا. قاہرہ میں صلیبی اور سوڈانی جاسوسوں اور تخریب کاروں کے کئی خفیہ اڈے تھے اور وہاں کے لوگوں پر سلطان ایوبی کو پوری طرح بھروسہ نہیں تھا. دمشق پر بھی صلیبی تخریب کار موجود تھے لیکن یہاں قوم کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا بلکہ اس کے اشارے پر آگ میں کود جانے کو تیار تھا. اس لیے یہاں کے لوگوں کے متعلق یہ خطرہ بہت کم تھا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے اعلی کار بن جائیں گے. دمشق اور شام کے لوگوں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں پروکار زندگی گزاری تھی. اس کی وفات کے فوراً بعد ان کا ذاتی وقار ختم ہو گیا تھا. نئے حکمرانوں نے انہیں رایا بنا لیا تھا. امیر وزیر عیش و عشرت اور ذاتی سیاست بازیوں میں مصروف ہو گئے اور انتظامیہ کے حاکم لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے. قانون کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. قہوہ خانے اور شراب خانے بھی کھل گئے. 4-5 مہینوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا. اناج تک کی کمی ہو گئی تھی. لوگوں کو پتا چلا کہ اناج باہر جا رہا ہے. عمرہ اور وزراء نے اناج در پردہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور در پردہ باہر کہیں بیچ دیتے تھے. بازاروں میں ہر چیز کے بھاؤ چڑھ گئے اور لوگ تنگ دستی محسوس کرنے لگے تھے. وہاں کے لوگ تنگ دستی اور فاقہ کشی تک برداشت کرنے کو تیار تھے لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے. وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے. وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جولی میں ڈال رہے ہیں. نور الدین زنگی کے دور حکومت میں جھونپڑیوں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے. جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورت حال سے آگاہ ہوتے تھے. زنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا تھا. انہیں بتایا دیا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے متعلق کسی کو استفسار کی جرت نہیں ہونی چاہیے. 2 مسئلوں کے اماموں کو صرف اسی لیے مسیحوں سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا آواز سنا رہے تھے. خلیفہ کے محل اور دیگر سرکاری عمارتوں کے قریب آنا عوام کے لیے جرم قرار دے دیا گیا تھا. وہی لوگ جو نور الدین زنگی کو بھی راستے میں روک لیا کرتے تھے اور محاذوں کی خبریں سنا کرتے تھے اب معمولی سے سرکاری اہلکار کو بھی دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے. لوگ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے. جہاد کے نعرے بھی مرتے جا رہے تھے. نعرے تو مر سکتے ہیں, جذبے اتنی جلدی نہیں مرا کرتے. لوگوں نے چوری چھپے مل بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے. نور الدین زنگی کی بیوہ نے عورتوں کی ایک جماعت بنا لی تھی. ان حالات اور اس گھٹن میں انہیں اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی آ گیا ہے اور فوج ساتھ لایا ہے تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے. اور جب انہیں پتا چلا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو اپنی فوج کے زور سے روکنا چاہتا ہے تو لوگ فوج پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. خلیفہ کے محافظ دستوں کی انہوں نے بہت بےعزتی کی تھی. یہی وجہ تھی کہ خلیفہ الملک الصالح اور اس کے حواری امیر چوروں کی طرح دمشق سے بھاگ گئے تھے اور اب لوگ سلطان ایوبی پر جانیں فدا کرنے کو بے تاب تھے. لوگوں کی اس جذباتی کیفیت نے سلطان ایوبی کا کام آسان کر دیا تھا. عورتوں پر قومی جذبہ پہلے سے ہی تھا, اب یہ جذبہ دہتے انگارے بن گیا. جوان سن لڑکیوں کا ایک بہت سلطان ایوبی کے پاس گیا اور یہ عرضداد پیش کی کہ لڑکیوں کو محاذ پر فوج کے ساتھ بھیجا جائے اور انہیں عسکری تربیت دی جائے. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے علاوہ لڑنا بھی چاہتی تھی. سلطان ایوبی نے ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا, مجھے جس روز ضرورت پڑی تمہیں گھروں سے نکال لوں گا. ابھی تمہارا محاذ گھر ہے. میں تمہیں گھروں کا قیدی نہیں بنانا چاہتا. اگر تم مائیں ہو تو بچوں کو مجاہد بناؤ, اگر تم بہنیں ہو تو بھائیوں کے اسلام کے پاسبان بناؤ. میں تمہاری عسکری تربیت کا بندوبست کر دوں گا, مگر یہ نہ بھولنا کہ تمہیں گھروں کا نظام سنبھالنا ہے. ایسی چند اور پتہ کر کے اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو. اس نے کہا, ایک محاذ اور ہے جس پر تم کام کر سکتی ہو.
तुमने सुना होगा कि हमने खलीफा के महालों और अमीरों, वजीरों और हाकिमों के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं। इनकी तादाद 2-3 नहीं बल्कि 200-300 है। हमने इन्हें आजाद कर दिया था। वो यहीं कहीं शहर में या गिरदुनवा में होंगी। मालूम नहीं वो कहां कहां की रहने वाली थी और अब कहां कहां खराब होती फिर रही हैं। मैं जरा जरा से मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूं कि लड़कियों को तलाश करो। इनमें बहुत सी ऐसी होंगी जिन्हें खरीद कर या अगवा करके हरमों में दाखिल किया गया होगा। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि वो खुफिया कहफा खानों में चली जाएंगी, सराय में मुसाफिरों की खिदमत करेंगी और जिल्लो ख्वार होती फिरेंगी। उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। उन्हें ढूंढो और इनमें खोई हुई इज्जत और असर इन्हों पैदा करके इनकी शादियों का इंतजाम करो। सॉरी, गला जरा खराब है इसलिए बार बार ये खांसी आ रही है। लड़कियों ने इस मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने घरों के मर्दों की मदद हासिल की और चंद दिनों में कई एक लड़कियां बरामद करके इन्हें अपने घरों में रखकर इनकी तरबियत शुरू कर दी। इन बदनसीब लड़कियों में सहर नाम की एक लड़की थी जिसे जबरदस्ती रकासा बनाया गया था। इसे एक अमीर के घर से बरामद करके रहा किया गया था। उसने गरीब से घराने में पनाह ले रखी थी। इत्तेफाक से लड़कियों को पता चला तो उसे वहां से ले आई। उसने जब देखा कि दमिश्क की लड़कियां बाकायदा फौज की तरह काम कर रही हैं तो उसकी सोई हुई गैरत बेदार हो गई और उसमें जज्बा इंतकाम भी पैदा हो गया। उसने लड़कियों को बताया कि उसके साथ की एक रकासा सराय के मालिक के पास है। शहर सराय के मालिक को जानती थी। उसने बताया कि यह आदमी सलीबियों का जासूस है। उसने ये तहखाना बना रखा है जहां फिदाई यानी हशीशैन और सलीबी जासूस रातों को जाते हैं, रक्स होता है और शराब के मटके खाली होते हैं। शहर को भी एक रात वहां ले जाया गया था। उसने कहा, मैं इन जासूसों को पकड़वा सकती हूं लेकिन मैंने पकड़वाना नहीं चाहती। सराय के मालिक को उनके साथ अपने हाथों कत्ल करना चाहती हूं, मगर यह काम मैं अकेली नहीं कर सकती, तुम मेरा साथ दो। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। इसके मुताबिक एक शाम शहर पर्दे में सराय के मालिक के पास चली गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। शहर ने कहा, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाती लेकिन शहर में पकड़ दकड़ हो रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भी पकड़े जाओगे। मैं एक गरीब से घराने में यतीम लड़की बनकर छुपी रही। अब हालात साफ हो गए हैं। तुम पर किसी ने शक नहीं किया इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूं। सराय का मालिक उसे अपनी रकासा के पास ले गया। वो भी बहुत खुश हुई। उस शाम के बाद वो चंद रातें वहीं रही। उसने देखा कि खलीफा और याश उमरा के चले जाने और सुल्तान यूबी के इतने सख्त हकाम के बावजूद सराय के तहखाने की रौनक वही थी। इसमें कोई फर्क नहीं आया था। मुसाफिर अपने कमरों में सो जाते थे तो तहखाने की दुनिया बाद हो जाती थी। वहां भी सलीबी जासूस और फिदाई आते थे। शहर उनका दिल दुबाती रही और रातों को नाशी और इन्हें शराब पिलाती रही। ये लोग मुसाफिरों के बहरूब में सराय में आते थे। शहर ने यह भी देख लिया था कि रात को सराय के बाहर पहरे का इंतजाम भी होता है ताकि कोई खतरा नजर आए तो तहखाने तक कबल वक्त इतला पहुंचा दी जाए। शहर को वहां कैद कर लिया गया था। वो अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। वो दिल पर पत्थर रखकर वहां नाचती रही। वो मायूस हो गई थी कि वो इंतकाम लेने आई थी मगर कैद हो गई। उसने किसी पर अपनी मायूसी का इजहार ना होने दिया। इससे ये फायदा हुआ कि वो लोग इस पर एतबार करने लगे। बाज रात की बातें भी उसके सामने कर गुजरते थे। एक रात तहखाने की महफिल में एक सलीबी जासूस ने सराय के मालिक से कहा, हम इन 2-3 लड़कियों से उकता गए हैं, कोई नई चीज लाओ। शहर और दूसरी रकासा भी वही थी। दूसरी रकासा को तो अफसोस हुआ होगा। शहर को मोती की एक किरण नजर आ गई। सराय के मालिक ने कहा कि सलाहुद्दीन यूबी ने ऐसी फिजा पैदा कर दी है कि अब दमिश्क में कोई और रकासा या कोई नई चीज नहीं मिल सकेगी। मिल क्यों नहीं सकेगी? शहर ने कहा, जिन नाचने गाने वालियों को अमीरों के घरों से पकड़कर आजाद कर दिया गया था वो भी यही हैं। मेरी तरह वो भी छुपी हुई हैं। अगर तुम लोग मुझे 2-3 रोज के लिए बाहर जाने दो तो मैं इन्हें पर्दादार खवातीन के बेस में यहां ले आऊंगी। शहर को इस वक्त तक काबिल एतमाद समझ लिया गया था। उन्होंने इसे इजाजत दे दी और कुछ रकम भी दे दी। सुबह हुई तो शहर पर्दे में बाहर निकल गई। 4-5 रोज सराय के चोर दरवाजे से 8 मस्तूरात दाखिल हुई और सराय के मालिक के कमरे में चली गई। मस्तूरात ने बुरका नुमा लिबादे ओढ़ रखे थे जिनमें इनके चेहरे छुपे हुए थे। कमरे में आकर सबने नकाब उठा दिए। सराय के मालिक ने आंखें मलकर उन्हें देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये सब जवान लड़कियां थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। उनके साथ शहर थी। उसने बताया कि इनमें से कौन किसके पास थी और ये भी बताया कि इनका रक्स देकर और गाना सुनकर तुम पर मदहोशी तारी हो जाएगी।
उसने कहा, आज रात अपने तमाम दोस्तों को तय खाने में बुला लो। सराय का मागल पागलों की तरह उठ दौड़ा। वो अपने साथ को रात तय खाने में आने को कह गया था। वो अपने साथियों को रात तय खाने में आने को कह गया था। सॉरी। सहर लड़कियों को दूसरी रकासा के पास ले गई। वो रकासा इन्हें देखकर हैरान हुई कि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। इस रकासा ने एक लड़की के साथ अपनी मखसूस इस्तिलाहों में बात की तो वो लड़की जरा झीम गई। सहर ने इसे कहा, ये डरी हुई है, मैंने जमीन के नीचे से निकाल कर लाई हूं। रात को इनका फन देखकर तुम समझ जाओगी कि ये कौन है और कहां से आई है। वो रकासा मुतमिन ना हुई। उसे कुछ शक होता या ना होता, इसे ये अफसोस जरूर था कि इन लड़कियों के सामने इसकी कदर कीमत खत्म हो गई है। उसने सहर को अपनी कमरे में ले जाकर कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये नई लड़कियां हैं और खूबसूरत भी हैं। इनके मुकाबले में हम दोनों बहुत ही पुरानी नजर आएंगी। हमारी कदर और कीमत इतनी गिर जाएगी कि ये लोग हमें पुराने सामान की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम इन्हें कहां से ले आई हो, क्यों ले आई हो? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दरअसल अपनी मुशक्कत कम करना चाहती हूँ, सहर ने जवाब दिया। इनके आ जाने से हम दोनों का काम कम हो जाएगा। दूसरी रकासा इसकी यह दलील नहीं मान रही थी। सहर के पास और कोई दलील नहीं थी जिससे वो उसे मुतमिन करती। दोनों में तकरार हो गई। दूसरी रकासा गुस्से में आ गई और बोली, मैं सराय के मालिक से कहूंगी कि ये लड़की नाचने वाली नहीं, ये असमत फरोश लड़कियां हैं जिन्हें इस नाजुक जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तय खाने के राज को खतरे में डाल सकती हैं। नौजवान लड़कियों का क्या भरोसा। ये रकासा बहुत तजर्बाकार और चालाक थी। उसने सहर की जबान बंदी कर दी, फिर भी सहर इसकी बात नहीं मान रही थी। इस रकासा ने आकर यह धमकी दी कि अगर तुम इन्हें यहां से चलता नहीं करोगी तो मैं यहां आने वालों को यह कहकर यहां आने से रोक दूंगी कि तुम इन्हें गिरफ्तार कराने के लिए इन लड़कियों का जाल फैला रही हो। सहर परेशान हो गई। दूसरी रकासा गुस्से में बाहर जाने को उठी और दरवाजे की तरफ चली। सहर ने बड़ी फुर्ती से अपनी कमीज के नीचे हाथ डाला और कमरबंद से खंजर निकालकर दूसरी रकासा की पीठ में घोंप दिया। वो जख्म खाकर घूमी तो सहर ने खंजर इसके दिल में उतार दिया और दांत पीस कर कहा, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहती थी, बदबख्त तुझे भी मेरे ही हाथों मरना था। उसने उसी के कपड़ों से खंजर साफ किया, रकासा की लाश पर उसके पलंग से बिस्तर उठाकर फेंक दिया और दरवाजा बाहर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। अपने खूनालूद कपड़े बदले और खंजर कमरबंद में उड़स कर कमीज के नीचे छुपा दिया। रात सराय के मालिक के अलावा 6 आदमी तहखाने के इस कमरे में आए जहां रक्स और शराब का दौर चला करता था। सराय के मालिक ने सहर से दूसरी रकासा के मुतल्लिक पूछा तो सहर ने नफरत के लहजे में कहा, वो इन लड़कियों को देखकर जल भुन गई है। वो अपने आप को इन सबसे ज्यादा हसीन समझती है। आज रात वो यहां ना ही आए तो अच्छा है, महफिल के रंग में भंग डालेगी। लानत भेजो, सराय के मालिक ने कहा, कल उसे निमट लूंगा, उसे पड़ी रहने दो अपने कमरे में। सहर ने इन 6 आदमियों से कहा, इन लड़कियों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनका लिबास तुम सबकी जिम्मे है। आज रात वो जिन कपड़ों में है इन्हीं में तुम्हारे सामने आएंगी। उन्होंने जब लड़कियों को देखा तो भूल ही गए कि इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियां चेहरों से पेशावर नाचने वाली या लगती ही नहीं थी। इनके चेहरे तरोताजा और मासूम से थे। इनके बालों को भी नहीं सियाया गया था। इनकी कोई हरकत जाहिर नहीं करती थी कि ये पेशावर हैं। उनका अंदाज सीधा सादा सा था। सहर ने इन्हें कहा कि अपने मेहमानों को शराब पेश करो। वो जब सराहियों से प्यालों में शराब उंडेलने लगी तो एक आदमी ने इस लड़की को छेड़ा। लड़की बिद कर पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सहर, उस आदमी ने कहा, इन्हें कहां से लाई हो, ये किसके पास थी? सहर ने कहकल गाया और बोली, अपना फन भूल गई हो। ये सलाहुद्दीन यूबी का खौफ है जो इन सब पर तारी है, अभी खुल जाएंगी। सलाहुद्दीन यूबी, एक ने तंजिया कहा, हमारे जाल में वो अब आया है, हम उसे इसी के अमीरों और सलारों से मरवाएंगे। उसने अपने एक साथी के कंधे पर हाथ मार कर कहा, इसका खंजर सलाहुद्दीन यूबी के खून का प्यासा है, जानती हो ना इसे? यह हसन में सुबह की उम्मत से है, फदाई। उसने एक लड़की के गाल पर हल्की सी थपकी देकर कहा, अयूबी का खौफ दिल से उतार दो, वो चंद दिनों का मेहमान है। थोड़ी सी देर बाद शराब रंग दिखाने लगी और रक्स की फरमाइश हुई। लड़कियां सराहियों और प्यालों को इधर उधर करती और बढ़ती इन 6 आदमियों के पीछे हो गई। अचानक सबने कमीजों के नीचे हाथ डाले, खंजर निकले। सहर ने भी खंजर निकाल लिया था। उसने सराय के मालिक पर वार किया और दूसरियों ने 6 आदमियों को पे दर पे वार करके लुढ़का दिया। किसी को भी संभलने की मोहलत ना मिली। सहर हर एक पर वार पे वार किए जा रही थी जैसे पागल हो गई हो। उसने इंतकाम ले लिया है। ये लड़कियां शरीफ घरानों की बेटियां थी जो सुल्तान यूबी के पास अर्जदाश्त लेकर गई थी कि वो मर्दों के दोष लड़ना चाहती हैं। उन्होंने ही सहर को एक गरीब घराने से बरामद किया था। उसने
जब लड़कियों को जंगी पैमाने पर काम करते देखा तो उसे सराय के मालिक का ख्याल आ गया था। उसने लड़कियों को बता दिया था कि सराय का तहखाना जासूसों और तकरीबकारों का अड्डा है। इन लड़कियों की मदद से वो इन्हें पकड़वाना चाहती थी, मगर वहां गई तो सराय के मालिक ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। जासूसों की इस फरमाइश पर कि नई लड़कियां लाओ, उसे मौका मिल गया। उसे नई लड़कियां लाने की इजाजत मिल गई। उसने इन लड़कियों के जिक्र किया और कहा कि वो नई लड़कियां बनकर चलें और इन आदमियों को खत्म किया जाए। लड़कियां तैयार हो गई, उन्होंने स्कीम बनाई और उसके साथ चली गई। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इन आदमियों को अपने जाल में फांस कर गिरफ्तार कराया जाए। अगर इन्हें गिरफ्तार कराया जाता तो उनसे बड़ी कीमती मालूमात हासिल की जा सकती थी और इनसे निशानदेही करवा के इनके कई और साथी पकड़वाई जा सकते थे। मगर लड़कियां जोशीली और जज्बाती थी, वो इतना ही जानती थी कि दुश्मन को हलाक किया जाता है। वो अपने जज्बा जहाद की तस्कीन करना चाहती थी और शहर का सीना जज्बा इंतकाम से फट रहा था। वो इन्हें अपने हाथों से कत्ल करने को बेताब थी। उसने दूसरी रकासा को इसलिए कत्ल किया था कि इन लड़कियों की असलियत बेनकाब होने का खतरा पैदा हो गया था। उनकी असलियत तो बेनकाब हो ही चुकी थी। इन्हें इस किस्म की गलीज महफल के तौर तरीकों शराब पिलाने के अंदाज से वाकियत ही नहीं थी। उन्होंने बर वक्त खंजर निकाल लिया और अपने मकसद में कामयाब हो गई। वो सब चोर दरवाजे से निकली और अपने ठिकानों पर पहुंच गई। इनकी रिपोर्ट पर कुछ देर बाद फौज ने सराय पर छापा मारा और तहखाने में गए। वहां लाशें पड़ी थी। तहखानों के कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे से दूसरी रकासा की लाश बरामद हुई और सराय के मालिक के कमरे से कई एक सबूत मिले कि ये लोग जासूस और तकरीबकार थे। मगर आने वाला वक्त सुल्तान अय्यूबी और सल्तनत इस्लामिया के लिए तारीख के सबसे बड़े खतरे ला रहा था। सुल्तान अय्यूबी दिन रात जंगी मंसूबाबंदी और फौज की ट्रेनिंग में मसरूफ रहता था। इसके साथ ही आज की ये तारीखी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो और नए आर्टिकल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।